एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड में रहने वाले अलग अलग एरियाज के बारे में जो रहने के हिसाब से सेफ या अनसेफ डिक्लेयर किए गए हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि धनतेरस के जस्ट पहले आपने मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है और ये मुझे मोटिवेट करता है अपने डाटा को रिफाइन करने में और आपके पास एक इन्फॉर्म्ड वीडियो पहुंचाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ब्रीफली बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड में रहने वाले सेफ और अनसेफ एरियाज के बारे में। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाली है जो न्यूजीलैंड में रहने के पर्पज से आने वाले हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। न्यूजीलैंड ओवरऑल एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है और यहाँ पर ओवरऑल क्राइम रेट काफी लो है। अगर आप ग्लोबल पीस इंडेक्स की वेबसाइट को चेक करेंगे तो 2025 में न्यूजीलैंड इस लिस्ट में टॉप 3 पर है, यानी जिस कंट्री की जितनी हाई रैंकिंग है वहां पर क्राइम रेट उतना ही लो है। इस लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग 2025 में 115 है। हालांकि कोई भी डाटा किसी भी कंट्री को कितना भी सेफ क्यों ना डिक्लेयर कर दे, कोई भी कंट्री 100% क्राइम फ्री नहीं होती है और हमेशा बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर चलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस में आते हैं अपनी चीजों को प्राइवेट रखना, अकेले कहीं घूमने नहीं जाना, स्पेशली रात में स्ट्रेंजर्स या अननोन लोगों से बहुत कम मिलना, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखना, वैल्यूएबल्स को सेफ जगह पर रखना या लॉकर्स में रखना और घर में सीसीटीवी कैमरास का यूज करना। ओवरऑल अपने सिचुएशंस, अपने फ्रेंड्स और अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर रहना आपको हमेशा सेफ रखता है। इसके अलावा आपके एरिया में ओवरऑल कैसी एक्टिविटीज चलती हैं, इसके बारे में पता रखना भी आपकी सेफ्टी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। टूरिस्ट से रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में मैं पहले कई बार बात कर चुकी हूँ, तो मैं इन बातों को वापस से रिपीट नहीं करने वाली। लेकिन अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं टूरिस्ट की सेफ्टी को लेकर, तो या तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं या फिर 100% न्यूजीलैंड की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर भी आपको ओवरऑल सेफ्टी के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। न्यूजीलैंड में सेफ्टी को बेसिकली 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली नेचुरल डिजास्टर्स को लेके, क्योंकि यहाँ पर सुनामी और अर्थक्वेक्स का खतरा बना ही रहता है। न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक से रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में पहले बनाई है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सुनामी के बारे में मैंने वीडियो बनाई नहीं है, इतनी फ्लुएंटली यहाँ पर सुनामीज नहीं आती है, लेकिन सुनामी के अलर्ट्स डेफिनेटली आते रहते हैं। अगर जियोलॉजिकली सेफ एरिया के बारे में बात करूं तो न्यूजीलैंड का हैमिल्टन शहर और इसके आसपास का रीजन जो है उसे जियोलॉजिकली सेफ माना जाता है, यानी यहाँ पर सुनामी और अर्थक्वेक दोनों का ही खतरा काफी हद तक कम है। अगर ओवरऑल सेफ्टी की बात करें तो न्यूजीलैंड का वेलिंगटन शहर जो कि नॉर्थ आइलैंड में है और क्वींसटाउन जो कि साउथ आइलैंड में है, ये 2 शहर न्यूजीलैंड में ओवरऑल सेफ माने जाते हैं। इनके अलावा नॉर्थ आइलैंड का वायरारापा रीजन, टॉप साउथ आइलैंड का सेल्विन डिस्ट्रिक्ट और डाउन साउथ आइलैंड का ओटागो, सेंट्रल ओटागो रीजन ओवरऑल सेफ माने जाते हैं। न्यूजीलैंड में जनरल क्राइम्स क्या क्या है, इनके रेट्स क्या क्या है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी न्यूजीलैंड क्राइम एंड सेफ्टी वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो वहां से आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड की क्राइम एंड सेफ्टी के बारे में ले सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा फोकस मोस्टली सेफ और अनसेफ एरिया को लेकर ही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के कैपिटल शहर की, यानी वेलिंगटन की। जैसा मैंने पहले भी कहा, वेलिंगटन को न्यूजीलैंड की ओवरऑल सेफ सिटीज में काउंट किया जाता है। जब क्राइम रेट कैलकुलेट किया जाता है तो वो 10,000 रेजिडेंट्स के बेसिस पर किया जाता है और वेलिंगटन न्यूजीलैंड में 2025 का क्राइम रेट है 175 पर 10,000 रेजिडेंट्स। ये डाटा कई जगह पर मुझे 2024 से हल्का सा ऊपर और कई जगह पर 2024 के कंपैरिजन में हल्का सा नीचे दिखा, बट ओवरऑल 2024 से 2025 के बीच में वेलिंगटन के क्राइम रेट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है। क्राइम रेट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया हो या नहीं आया हो, लेकिन वेलिंगटन में क्राइम रेट के रिजोल्यूशन रेट काफी इंक्रीज हुए हैं, यानी यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्राइम्स को रिपोर्ट करना और उन्हें रिजॉल्व करना, बेसिकली क्राइम्स के अगेंस्ट एक्शंस लेना या जजमेंट लेना काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। वेलिंगटन में कॉमन क्राइम्स के अलावा ड्रग्स ऑफेंसेस और फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट काफी कॉमन है और वेलिंगटन के हाई रिस्क एरियाज में आते हैं वेलिंगटन सिटी सेंट्रल के कुछ एरिया और वाइनोई माता। किसी भी शहर में क्राइम रेट रात के समय में ज्यादा इंक्रीज होता है, स्पेशली 10 बजे के बाद, और किसी भी शहर के क्राइम रेट्स वीकेंड्स में सिटी सेंटर में ज्यादा मिलते हैं आपको, ओनली बिकॉज के लोग बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं, पार्टी करने के मूड में होते हैं, कई बार वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि अपने सेंसेस में नहीं रहते। वेलिंगटन के कुछ और एरियाज अनसेफ एरियाज में काउंट किए जाते हैं, जिसमें आता है पोरी रुआ का कैनन्स क्रीक। यहाँ पर थोड़ी बहुत गैंग एक्टिविटीज देखने को मिलती है। अगर हम वेलिंगटन सिटी के हट वैली
की बात करेंगे तो हट वैली को लोअर हट और अपर हट में डिवाइड किया गया है। लोअर हट में ओवरऑल लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये सिटी सेंटर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और सिटी के कंपैरिजन में यहाँ पे घर वगैरह आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि ये रीजन काफी अफोर्डेबल है। यहाँ पर आपको मल्टीकल्चरल सोसाइटी मिलेगी। एशियंस की कम्युनिटी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है, दैट इंक्लूड्स इंडियंस एज वेल। लेकिन जहाँ पर मल्टीकल्चरल सोसाइटी होती है वहाँ पर क्लैशेस भी काफी देखने को मिलते हैं। लोअर हेड के बहुत सारे रीजन जैसे ताइता, पोमारे, नाइनाई, ये सारे एरियाज रहने के हिसाब से बहुत हाई क्वालिटी नहीं है। अब अगर अपर हेड की बात करें तो ट्रेंथम एरिया को पहले इतना सेफ नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंथम एरिया में सेफ्टी कंसर्न्स काफी हद तक कम हुए हैं और यहाँ पे क्राइम रेट डिक्रीज हुआ है। अपर हेड में अपर हेड सिटी के बाद का एरिया यानी माउरी, बैंक और टिम्बरली को ओवरऑल सेफ नहीं माना जाता रहने के हिसाब से। अब अगर वेलिंगटन के सेफ एरियाज के बारे में बात करें जहाँ पर ओवरऑल लोग रहना पसंद करते हैं तो इन एरियाज में आते हैं थॉर्नटन जो कि सिटी से थोड़ी ही दूर में है लेकिन काफी हद तक सेफ है, मीरामार जो कि काफी फैमिली फ्रेंडली एरिया माना जाता है और इसके बाद आते हैं ईस्टबोर्न और खंडाला। अब बढ़ते हैं ऑकलैंड की तरफ। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी है और 2025 में यहाँ का क्राइम रेट 180 पर 10,000 रेजिडेंट्स है जो कि 2024 से काफी हद तक कम हुआ है। 2024 में ये डाटा 225 पर 10,000 रेजिडेंट्स का था जो कि काफी हाई नंबर है। ऑकलैंड में कॉमन क्राइम्स के अलावा रैम रेड्स की न्यूज हमेशा आती रहती है। रैम रेड्स का मतलब है वो चोरी या डकैती जो तब की जाती है जब किसी गाड़ी को ले जाकर के स्टोर के या शॉप के दीवार या दरवाजे पर भिड़ा दिया जाता है ताकि दरवाजा या लॉक इजीली टूट जाए। रैम रेड्स मोस्टली उन शॉप्स में ज्यादा होती हैं जहां पर निकोटिन या सिगरेट्स मिलती हैं क्योंकि न्यूजीलैंड में सिगरेट्स बहुत ज्यादा महंगी है। इसके अलावा फ्रॉड और व्हीकल थेफ्ट यानी गाड़ियों की चोरी ऑकलैंड में बहुत कॉमन है। ड्रग रिलेटेड क्राइम्स भी ऑकलैंड में बहुत ज्यादा होते हैं और इसका रीजन है कि ऑकलैंड एक शोर सिटी है, यहाँ पर शिप्स वगैरह आती जाती रहती है, कस्टम्स का सामान आता जाता रहता है तो ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चोरी किया जाता है और अगर ड्रग मार्केट में आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्राइम्स भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगे ही। ऑकलैंड के कुछ एरियाज रहने के लिए सेफ नहीं माने जाते हैं जिसमें आते हैं साउथ ऑकलैंड के ऑलमोस्ट सारे एरियाज पर जो सबसे ज्यादा कॉमन एरियाज है जो हमेशा क्राइम न्यूज में आते ही रहते हैं वो है मानुकाउ सेंट्रल, ताकानीनी और ओतारा। ऑकलैंड के सिटी सेंटर में भी क्राइम रेट्स हमेशा रिपोर्ट किए जाते हैं स्पेशली रात में 10 बजे के बाद और वीकेंड्स में। वेस्ट ऑकलैंड के हेंडरसन साउथ एरिया में चोरी या बर्गलरी की न्यूज हमेशा आती रहती है। यहाँ पर मैं ऑकलैंड सीसीटीवी का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर ऑकलैंड के टॉप 10 बर्गल्ड एरियाज यानी उन एरियाज को रेड में दिखाया गया है जहाँ पर चोरियां सबसे ज्यादा होती हैं। इसमें आता है पापा टोय, न्यू मार्केट, ताकानीनी एंड माउंट वेलिंगटन का एरिया। माउंट वेलिंगटन शहर में नहीं ऑकलैंड में है। अब अगर ऑकलैंड के सेफेस्ट एरियाज के बारे में बात करें जहाँ पर रहना लोग मोस्टली पसंद करते हैं तो इसमें आते हैं एल्बनी और डेवनपोर्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या उनकी फैमिली ऑकलैंड में रहते हैं और उनका कहना है कि पॉन्सन बाय और बॉटनी एरिया भी रहने के लिए काफी सेफ है। टू बी ऑनेस्ट ऑकलैंड शहर के बारे में बहुत सारे मिक्स रिव्यूज मिलते रहते हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो साउथ ऑकलैंड के बारे में तो एग्री करते हैं कि वहाँ का एरिया बहुत सेफ नहीं है रहने के लिए, लेकिन बाकी ऑकलैंड के बारे में रेजिडेंट्स के व्यूज थोड़े से डिफर करते हैं। मैंने जिन लोगों से बात की है उनका कहना है कि ऑकलैंड के क्राइम रेट को न्यूज में ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। हाउएवर ओवरऑल इट इज सेफ टू लिव देयर। लेकिन क्योंकि मैं एक इमिग्रेंट हूँ मैं गवर्नमेंट डाटा और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करके चलूंगी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका ऑब्वियसली एक फैमिली कनेक्शन भी होता है तो उनके लिए सेफ और अनसेफ एरियाज के मायने इमिग्रेंट्स से स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं न्यूजीलैंड की सेकंड लार्जेस्ट सिटी क्राइस्टचर्च की तरफ। क्राइस्टचर्च सिटी कैंटरबरी रीजन का एक पार्ट है और कैंटरबरी रीजन में सबसे ज्यादा क्राइम रेट क्राइस्टचर्च सिटी में ही होते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बाकी जो सारे शहर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से शहर है और कैंटरबरी सिटी उन सारे सिटीज के कंपैरिजन में काफी बड़ी है। क्राइस्टचर्च में दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी और लिंकन यूनिवर्सिटी। और क्योंकि क्राइस्टचर्च के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स कनेक्शन साउथ आइलैंड के लिए बहुत इजीली मिलते हैं, इसीलिए इस शहर में टूरिस्ट और स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है। क्राइस्टचर्च के बीच एरियाज जैसे कि न्यू ब्राइटन, रेड क्लिफ और साउथ शोर ये आइसोलेटेड भी है, थोड़े शहर से शांत भी है और इन एरियाज में पॉपुलेशन भी थोड़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर क्राइम रेट थोड़ा सा हाई रहता है। इसके अलावा इन एरियाज में हाई विंड और सुनामी का खतरा भी हमेशा बना रहता है। क्राइस्टचर्च के लिनवुड, सिडनहम और शेरली एरिया को हमेशा ही हाई रिस्क रेजिडेंशियल जोन में काउंट किया गया है और इन एरियाज की क्राइम रिलेटेड न्यूज आपको स्टफ, द पोस्ट और रेडियो न्यूजीलैंड पर मिलती रहेगी। क्राइस्टचर्च में अगर सेफेस्ट एरिया है कोई रहने के लिए तो वो है
सेल्विन डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया। सेल्विन डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर लिंकन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मेरीवेल, फेंडल्टन और एडिंगटन भी क्राइस्टचर्च के सेफ सिटी एरियाज में काउंट किए जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डाइवर्जन ले रही हूँ यहाँ पे। आपने नोटिस किया होगा कि सनलाइट बार बार चेंज हो रही थी और इस सन एक्सपोजर से नियरली 2 या 3 मिनट में ही अच्छा खासा सनबर्न होने लगता है, इसीलिए मुझे पर्दे बंद करने पड़े और इसीलिए यहाँ पर सनस्क्रीन का यूज करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बैक टू क्राइस्टचर्च सेफ्टी डाटा। अब जो मैं डाटा शेयर करने जा रही हूँ ये मुझे ओवरऑल कहीं पर भी न्यूजीलैंड पुलिस या जस्टिस की वेबसाइट पर नहीं मिला। हालांकि मैं खुद 4 साल क्राइस्टचर्च में रह चुकी हूँ अपनी पीएचडी के दौरान और मैं जानती हूँ कि लिंकन एरिया ऑब्वियसली काफी सेफ है। उस समय डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ, जब तक मैंने अपनी पीएचडी खत्म की तब तक घर वगैरह बनने लग गए थे। लिंकन यूनिवर्सिटी के आसपास रॉलेस्टन, प्रेबल्टन, इन एरियाज को काफी हद तक सेफ माना जाता है। रिकर्टन एरिया क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी के बहुत पास में है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये एरिया ओवरऑल सेफ नहीं माना जाता स्टूडेंट्स या किसी के लिए भी रहने के लिए। मैं न्यूजीलैंड में पिछले 10-12 साल से रह रही हूँ और क्राइस्टचर्च के लिनवुड एरिया को, वेलिंगटन के वाइनोई माता एरिया को और ऑकलैंड के साउथ ऑकलैंड एरिया को मैंने कभी भी क्राइम न्यूज या क्राइम रेंज से बाहर जाते हुए नहीं देखा। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू अवॉइड दिस एरिया अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ 3 मेजर सिटीज ही कवर की है, क्योंकि ये 3 मेजर शहर आपको न्यूजीलैंड में सेफ्टी के बारे में काफी हद तक एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारे डाटा आपको लोकेलिटी की सेफ्टी के बारे में सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं। आपकी पर्सनल सेफ्टी अगेन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहती है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोग आपके फ्लैटमेट्स हैं, कैसे लोग आपके फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है, क्या वो ड्रग्स और अल्कोहल में इन्वॉल्व हैं, आप कितनी देर तक घर के बाहर रहते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या है, आप अपनी पर्सनल चीजें किन लोगों के साथ शेयर करते हैं, घर की सेफ्टी को लेके कितना सिक्योर है या नहीं है, अपने वैल्यूएबल्स को कितना संभाल कर रखते हैं, घर में सीसीटीवी का यूज करते हैं या नहीं, अपनी ओवरऑल सेफ्टी को लेके या अपनी लोकेलिटी की सेफ्टी को लेके आप कितना अवेयर हैं। ये सारी चीजें मिलकर एश्योर करती हैं कि आपकी पर्सनल सेफ्टी कितनी ज्यादा एश्योर्ड है। अगर आप न्यूजीलैंड में एक नए स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए कि आप स्टूडेंट्स के साथ ही अपना अकोमोडेशन शेयर करें। इससे होता ही है कि क्योंकि आप लाइफ के एक ही स्टेज से निकल रहे हैं, आप काफी सारी एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं और एक दूसरे से आपको एक पीयर सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप एक कपल हैं तो कोशिश करिए कि या तो अपने लिए एक अलग घर ले ले या फिर ऐसे कपल या फैमिली के साथ रहें जहां पर आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए कंप्लीट सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सेफ्टी को एश्योर कर सकते हैं। फैमिली के साथ रह रहे हैं तो बच्चों के साथ सेफ्टी के बारे में सारी बातें शेयर करिए। पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, वो इमरजेंसी में किसे कांटेक्ट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड का इमरजेंसी नंबर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हैं और किराए पर एक घर लेना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड की टेनेंसी सर्विसेज की वेबसाइट को चेक करना मत भूलिए। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आपके टेनेंसी राइट्स के बारे में। अगर आप न्यूजीलैंड में घर खरीदना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि गवर्नमेंट डाटा, स्टैटिस्टिक्स न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से कलेक्ट करिए, ताकि आपको पता लगे कि जिस एरिया में आप घर लेना चाह रहे हैं वहाँ पे आसपास कैसा ओवरऑल माहौल है। लोकल न्यूज को हमेशा चेक करते रहिए ताकि अगेन आप जिस एरिया में घर लेना चाह रहे हैं वहाँ की सेफ्टी के बारे में आपको पता लगता रहे। कम्युनिटी पेजेस से कांटेक्ट करते रहिए, किसी भी कंसर्न को हमेशा डबल चेक करिए और सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर करिए। अगर आपने यहाँ पे घर किराए पे या अपना खुद का लिया है और आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम में लगा करके जाएं। अपने राइट्स के बारे में पता होना और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी आपकी सेफ्टी को ओवरऑल इंप्रूव करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।